औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने साइंस का इंट्रोडक्शन लिया था, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लिया था और इसके अलावा केमिस्ट्री के हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमालात भी हमने देखे थे कि क्या हैं। तो थोड़ा सा ज़रा प्रीवियस नॉलेज को दोहराने की कोशिश करते हैं कि कल हमने जो पढ़ा था क्या पढ़ा था। तो केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, अगरचे नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिस्ट्री की ब्रांचेस है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे ज़रा दोबारा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के बारे में हमने कल पढ़ा था कि केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर की कंपोजिशन के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और मैटर के केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री। The branch of chemistry in which we study the relationship of composition and physical properties। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम मुताला करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, किस के रिलेशनशिप के बारे में, मैटर की कंपोजिशन और मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अच्छा, यहाँ पे दो बातें जो हमारे डेफिनेशन पे काबिल गौर हैं जिनकी हम वजाहत करेंगे वो हैं कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। मैटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेस करती हैं कंपोजिशन पे। जिस तरह की कंपोजिशन होगी उसी तरह की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं पानी की ही, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो इसकी कंपोजिशन पे बेस करेगा। जिस तरह की इसकी कंपोजिशन होगी उसी तरह का ही इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, ये बनता है सोडियम और क्लोरीन के मिलाप से। तो अब सोडियम क्लोराइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सारा डिपेंड करेगा इसकी कंपोजिशन के ऊपर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारी हैं वो बेस करती हैं कंपोजिशन के ऊपर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मिसाल के तौर पे टेस्ट है, कलर है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये बेस करती हैं कंपोजिशन के ऊपर। अच्छा, कंपोजिशन के साथ साथ हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे भी फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे भी बात करेंगे। अब कोई भी एटम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम किस तरह बात करेंगे
मिसाल के तौर पे कोई भी एटम है, उसके न्यूक्लियस में, दरमियान में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर उसके ऑर्बिट्स होंगे, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है इसका 23। अगर इसमें बात करें हम प्रोटॉन्स की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो वो 11 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो भी इसके 11 ही हैं। अगर इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें पाए जाते हैं 12। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल से ही है, इसीलिए इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नतीजतन क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनमें एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम देखें सोडियम के बारे में, तो सोडियम में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह हर एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्जेस हैं 11, नेगेटिव चार्जेस हैं 11। नतीजतन क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेड ये होगा कि एटम जो होगा उस पे के ऊपर मजमूई तौर पे कोई चार्ज नहीं होगा, एटम न्यूट्रल होगा। तो हाँ, दोबारा बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल चार्ज पे अगर गौर करें तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल, प्रोटॉन जितने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे हैं उतने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है। ओवरऑल एटम न्यूट्रल हो गया, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे भी फिजिकल केमिस्ट्री में बात करते हैं। ये तो थी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट ब्रांच के बारे में, जो कि है बायोकेमिस्ट्री। आप वर्ड्स पे गौर करें। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन लिविंग, केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री। मतलब ये बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री पे बात करेंगे। मतलब कैसे, वो हम डेफिनेशन पे गौर करके वजाहत करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री the branch of chemistry in which would study structure, composition and chemical reactions of substance inside the living organism। बायोकेमिस्ट्री में हम मुताला करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में और केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके अंदर? इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा अजसाम के अंदर, जानदारों के अंदर। मतलब हम मुताला करेंगे रिएक्शन वगैरह का ही, लेकिन वो हम करेंगे जानदारों के अंदर। इसीलिए हमें नाम ही बता रहा है लिविंग बायो मीन लिविंग केमिस्ट्री, यानी कि जानदारों के अंदर हम रिएक्शन वगैरह का मुताला करेंगे। मिसाल के तौर पे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है,
मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। इसके अलावा सिंथेसिस है। किसकी सिंथेसिस है? कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस है। प्रोटीन की सिंथेसिस है। फैट्स की सिंथेसिस है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ग्लूकोज की बात करें, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स की मिसाल है। इसमें आप देखिए कार्बन 6 पाए जाते हैं, हाइड्रोजन इसमें 12 पाए जाते हैं और फिर ऑक्सीजन इसमें 6 पाए जाते हैं। तो सिंथेसिस है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ये सारा हम मुताला करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। एक आम मिसाल अगर पौधों की प्लांट्स की कर ले तो उसमें होने वाला जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, वो भी बायोकेमिस्ट्री के दायरा कार में ही आता है। तो हमने जान लिया कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। इसके बाद हम करेंगे बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करेंगे तीसरी ब्रांच जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The branch of chemistry in which we study hydrocarbons and their derivatives। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन है। मिसाल के तौर पे बेंजीन की बात करें तो C6H6 है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एसेंशियल एलिमेंट्स हों उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जिसमें हम मुताला करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का और उनके डेरिवेटिव्स का। हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अब अगर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में तो इसमें कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। अगर हम बात करें पानी की H2O, तो H2O में भी हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ये दोनों हाइड्रोकार्बन में शामिल नहीं है। हाइड्रोकार्बन में वो सारे कंपाउंड शामिल होंगे जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों हैं। अच्छा, अब ये सारे हाइड्रोकार्बन जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं कोविलेंट लिंकेज के साथ, इनके दरमियान कोविलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए ये आपस में जुड़े हुए हैं। कार्बन की ये सलाहियत है कि कार्बन कैटिनेशन का अमल करता है। कैटिनेशन मतलब ज़्यादा लंबी चेन्स बनाना, ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ जुड़ना। तो कैटिनेशन की ये खसूसियत कार्बन में पाई जाती है। इस वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो हाइड्रोकार्बन्स बहुत सारे नेचुरली भी पाए जाते हैं और हम लेबॉरेटरी में उनको तैयार भी करते हैं। हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड हम अगरचे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लें आप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली भी तैयार होते हैं, हमारी कायनात में मौजूद है, बहुत सारे मौजूद हैं और हम उनको लेबॉरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की बात हो गई कि हाइड्रोकार्बन का हम मुताला करते हैं जिस शाख में, जिस ब्रांच में, वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन्स की
3 कैटेगरीज भी हैं, उन पे भी बात करते हैं। वो 3 कैटेगरीज हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब इनमें यहाँ तक देखिए तो सिमिलैरिटी है, सेम है। फ़र्क आ जाता है तो ये एन, इन और आइन में आता है। अब ये किस बुनियाद पे फ़र्क है इनमें, ये इनके कोवलेंट बॉन्ड की बुनियाद पे फ़र्क है। यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा एन में, इन में डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, आइन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। इनकी मिसालों की बात करें तो हमारे पास इथेन, H3C CH3, 2 कार्बन है, इथेन है, इसीलिए इसको इथेन कहेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से एन आ गया। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया तो हम इसको कहेंगे इथीन, इन लग गया। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जब इसमें आएगा यहाँ पे एक H लगेगा। जब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड लगेगा, अगर से बॉन्ड हमने पूरे करने हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन का एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, कार्बन के बॉन्ड पूरे हुए। इसी तरह इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हुए, इस कार्बन के 2 इस हाइड्रोजन के साथ, 2 इस कार्बन के साथ बॉन्ड है। इसी तरह कार्बन के 3 इस कार्बन के साथ बॉन्ड है और 1 इस हाइड्रोजन के साथ, और इसी तरह इसके भी। तो ये अब इथाइन हम इसे लिखेंगे, ये आयन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से हम इसको लिखेंगे। ये 3 कैटेगरीज हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। अब बात करते हैं कि डेरिवेटिव से क्या मुराद है। डेरिवेटिव से ये मुराद है कि हाइड्रोकार्बन के साथ मज़ीद जो एलिमेंट्स अटैच होंगे उनके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है C2H5OH जो कि है इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। अगर यहाँ पे हम H3C लगा दें, ये मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह आप और ऐड कर सकते हैं, अल्काइल कोई भी ग्रुप आप इसके साथ जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जब हाइड्रोकार्बन के साथ किसी और ग्रुप का या कुछ एलिमेंट्स का इजाफा हो जाए तो वो हमारे डेरिवेटिव्स होंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं the branch of chemistry which deals with the study of elements and compounds except hydrocarbons। इसमें एक्सेप्शन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि एक्सेप्ट, किसके एक्सेप्ट? हाइड्रोकार्बन्स के एक्सेप्ट। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुताला करते हैं उन कंपाउंड्स का जिनमें हाइड्रोकार्बन्स नहीं हैं। हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर हम उनका मुताला करते हैं तो वो कहलाती है, वो हमारी जो ब्रांच होगी केमिस्ट्री की वो होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए
पानी है, पानी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मुताला करेंगे तो हम ये मुताला करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मुताला करते हैं हाइड्रोकार्बन से एक्सेप्शन वाले कंपाउंड्स का। आगे हम बात करते हैं हमारी अगली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नंबर 5 पे है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से ही जाहिर है, इन्वायरमेंट मतलब माहौल, माहौलियाती केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी components of environment, and effects of human on environment। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम मुताला करेंगे माहौल के, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स का मुताला करेंगे और इंसानी ज़िंदगी के माहौल के ऊपर जो तासुरात हैं, जो हमने माहौल को मुतासर किया है, उसके बारे में मुताला करेंगे। अब अगर माहौल के कंपोनेंट्स की बात करें तो माहौल के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। दूसरे नंबर पे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स नाम से जाहिर है माहौल के वो अज़ा हैं जो जानदार हैं। मिसाल के तौर पे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट से मुराद एयर है, वाटर है, सॉइल है। तो ये कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। अच्छा, टेम्परेचर भी है, अच्छा देखिए, ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, हवा है, पानी है, मिट्टी है, टेम्परेचर वगैरह है, इनका जानदारों के ऊपर असर है। जानदारों के ऊपर इनका असर है। ज़ाहिर बात है टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने से भी इंसानों और जानदारों के ऊपर असर है। पानी के ना होने से, पानी के कम होने से भी जानदारों के ऊपर असर है। तो ये हम सारा पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अब अगर बात करें कि अफेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन एनवायरनमेंट, तो उसमें आप देखिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारी मशीनरी से खारिज होते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर हवा में मौजूद ओजोन लेयर है। अब ओजोन लेयर का क्या काम है? ओजोन लेयर का ये काम है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज से आती हैं ज़मीन तक, उनको ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जाते हैं, ओजोन लेयर को ये ख़राब कर देते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है। डिप्लीशन होने की वजह से ओजोन लेयर में होल पैदा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ओजोन होल। उस होल से सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएं सीधी हमारे ज़मीन तक पहुंचती हैं और हमारे ज़मीन तक पहुंच के इंसानों को, जानदारों को मुतासर करती हैं।
मिसाल के तौर पे इसकी वजह से हमारे स्किन कैंसर होने का भी चांस बढ़ जाता है। तो इसके अलावा देखा जाए तो काफ़ी पोल्यूशन की टाइप्स आ जाती हैं, वाटर पोल्यूशन आ जाती है, एयर पोल्यूशन आ जाती है, ये पोल्यूशन ऐसी पोल्यूशन हैं जो इंसानी इस्तेमालात शुदा चीज़ों को, मिसाल के तौर पे पानी में हम फेंकते हैं, हवा को हम धुएं से, गाड़ियों का धुआं हो, फैक्ट्रियों का धुआं हो, उसको हम आलूदा करते हैं तो एयर पोल्यूशन होती है। तो ये इंसानी एक्टिविटीज़ के नतीजे में ये हमारे इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आती हैं। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात हम कर रहे थे, तो अल्ट्रावायलेट शुआएं सीधी हमारे ज़मीन तक पहुँचती हैं। तो डे बाय डे, हर साल अगर देखा जाए, हर साल देखा जाए तो हमारे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। आगे नंबर 6 पे आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री the branch of chemistry in which we study radioactivity and nuclear processes। केमिस्ट्री की ये ऐसी शाख है जिसमें हम पढ़ते हैं रेडियोएक्टिविटी के बारे में और न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में। अब रेडियोएक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या है, इन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूक्लियर लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किया गया है। तो न्यूक्लियर लफ्ज़ जो है ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इनको इकट्ठे इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियस के जो रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले ये जो अज्जा हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके जो रिएक्शंस हैं उनका मुताला हम करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो न्यूक्लियर का लफ्ज़ यहाँ पे न्यूक्लियस की वजह से इस्तेमाल किया गया है। बाकी देखा जाए तो यूरेनियम है, यूरेनियम अनस्टेबल है, अनस्टेबल एलिमेंट है। अनस्टेबल होने की वजह से ये रेडिएशन खारिज करता है, शुआएं खारिज करता है। ये रेडिएशन खारिज करता है और ये रेडिएशन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। हम इनसे मुख्तलिफ एनर्जी के काम भी हासिल करते हैं, हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, और भी मेडिकल में भी हम इसके मुख्तलिफ एलिमेंट से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट से हम मेडिकल में भी और भी कई जगहों पे हम इनसे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अब शुआएं खारिज करने का ये जो अमल है इसको हम कहते हैं रेडियोएक्टिविटी। जब एलिमेंट्स शुआएं खारिज करते हैं अनस्टेबल होने की वजह से, तो रेडियोएक्टिविटी कहते हैं हम। अब इसमें नेचुरल रेडियोएक्टिविटी भी होती है, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी भी होती है। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी में ये आ जाता है कि जो एलिमेंट्स खुद ब खुद शुआएं खारिज करें वो हम नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। जो जिनसे हम खुद शुआएं खारिज करवाएं
मसनूई तौर पे उनको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये आ जाती है हमारी रेडियो एक्टिविटी। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में हमने जानना कि इसमें हम न्यूक्लियस से होने वाले जो रिएक्शंस हैं उनका हम मुताला करते हैं। ये हमारी आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके बाद आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे कुछ मेरे जहन में आया है, कुछ एक दो बातें मज़ीद कर लेते हैं कि शुआओं से हम इलाज भी करते हैं। अब अगर बात करें कैंसर की, तो कैंसर क्या है? कैंसर सेल की एक ऐसी डिवीजन है जो अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को हम कहते हैं कैंसर कहते हैं। अब ट्यूमर्स बनते हैं, उन ट्यूमर्स की तोड़ फोड़ के लिए हम रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हैं। और ये अमल मेडिकल में जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस अमल को कहते हैं रेडियोथेरेपी। चलें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी हो गया, अब हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। In which we study separation, separation of components and analysis of component. Of a sample. केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम मुताला करते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल। अब ये एक ऐसी शाख है केमिस्ट्री की जिसमें हम मुताला करते हैं कि कोई भी हमारे पास सैंपल दिया गया है तो उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं। अब इसके दायरा कार में खुराक भी आ जाती है, इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, फूड में हम एनालिसिस कर सकते हैं कि फूड के अंदर प्रोटीन कितनी है, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, तो ये हम एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस की अगर बात करें, हाँ कंपोनेंट्स की सेपरेशन भी करते हैं, कंपोनेंट्स अलग अलग करते हैं, देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं, ये भी देखते हैं कि कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस दो तरह का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपोनेंट्स के म्यार की बात करते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बात करते हैं एनालिसिस में कि कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी की बात करते हैं। लास्ट ब्रांच जो रह गई है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी प्रिपरेशन of chemical compounds on commercial scale. The branch of chemistry in which we study preparation of chemical compounds ऑन कमर्शियल स्केल। अब इस ब्रांच में हम कंपाउंड्स का मुताला करेंगे, उन कंपाउंड्स की बात करेंगे, उनका मुताला करेंगे जिनका हमें तिजारती पैमाने पर फ़ायदा हो। हम इंडस्ट्रीज़ में उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे अमोनिया बनाते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन बनाते हैं, क्लोरीन बनाते हैं। अब देखा जाए अमोनिया का फ़ायदा देखिए कमर्शियल स्केल पे, तो अमोनिया से फर्टिलाइजर्स बनाई जाती हैं, खादें बनाई जाती हैं। अब उन खादों को आगे सेल करके कमर्शियल स्केल पे हम नफ़ा हासिल करते हैं। इसी तरह क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एक जर्म किलर के तौर पे काम आता है। इसी तरह ऑक्सीजन है, हम बनाते हैं। इसके अलावा हम बनाते हैं फर्टिलाइज़र, हम बनाते हैं। फर्टिलाइज़र के अलावा हम देखें तो हम और भी बहुत सारी मेडिसन भी बनाते हैं। मेडिसन के अलावा देखें तो हम इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, हम पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। तो वो सारे जो हैं वो इन कंपाउंड्स के मरहूने मिन्नत हैं, इन केमिकल कंपाउंड्स के मरहूने मिन्नत हैं जिनकी हम प्रिपरेशन करते हैं कमर्शियल स्केल पे इंडस्ट्रीज़ में। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।